Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Okay, so today we have to start antiviral drugs, right? Yes, ma'am. Okay. Give me a second. सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं? कितने हुए अभी? 14 ज्वाइन हुए हैं ना? 2 मिनट और वेट कर लेते हैं. Okay, let's start. So, antiviral drugs कौन से drugs होते हैं? These are the medicines that decreases the ability of virus to reproduce. ठीक है, जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि वायरस का रिप्रोडक्शन बोल सकते हो या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो आप. ठीक है, उसको क्या करता है? डिक्रीज कर देता है. फाइन. The antiviral drugs are a class of medication used for treating viral infection. These are the medication which are used for treating viral infection. So most antiviral drugs target specific virus, while a broad spectrum antiviral is effective against a wide range of viruses. So mostly जितने भी antivirus medication, if you will see, they target for a certain specific virus. ठीक है, they are made up for a specific virus. But if in case of broad spectrum antiviral drug, अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है तो वो बहुत सारे, जैसे हम एंटीबायोटिक में भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, काफी सारे बैक्टीरियाज को किल करने में काम आते हैं ना, ज्यादा रेंज में काम आते हैं ना. सो सेम गोज विद एंटीवायरल ऑल्सो. अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरस है, एंटीवायरल ड्रग है, तो क्या होगा, ज्यादा वायरस में इफेक्टिव होगा. ओके. Unlike most antibiotics, antiviral drugs do not destroy their target pathogen. Instead, they inhibit its development. मोस्टली आप एंटीवायरल ड्रग्स को देखोगे कि ना, एंटीवायरल ड्रग्स क्या करते हैं, जो भी वायरस है उसको किल करने से ज्यादा उसका ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. ठीक है, जबकि एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, बोथ इनहिबिट भी करता है ना. सर्टेन antibiotics inhibits the growth and certain kills the organism, bacteria. But in case of this antiviral drugs, they mostly tend to inhibit its development. उसके development को inhibit कर देता है. और mainly जो ये development को inhibit करना होता है, it is through their DNA को replicate होने से inhibit करना, इसके form में ही रेप्लिकेशन जो वायरस का होता है वो रोका जाता है. ठीक है, तो मोस्टली जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं ना, ये होस्ट, जैसे वायरस है बॉडी में तो वायरस को भी अफेक्ट करेगा. बट अलोंग विद वायरस ये क्या करता है कि जो होस्ट सेल है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है जिसको भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब जिसकी बॉडी में वायरस घुसा है, वो उसका बॉडी क्या हो गया, होस्ट हो गया ना वायरस के लिए. तो जो होस्ट सेल है उसको भी उसके भी फंक्शन में या उसके उसमें भी इनहिबिट करता है. तो मतलब ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो मेनली नॉट जस्ट हार्मफुल फॉर सर्टेन एक्सटेंट तक. अगर ह्यूमन बीइंग ले रहा है एंटीवायरल ड्रग्स, सफर कर रहा है किसी वायरल कंडीशन से, और मेडिसिन भी वायरल कंडीशन का ही लेगा डेफिनेटली, तो ये सर्टेन एक्सटेंट तक ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल है. ठीक है, क्योंकि ये होस्ट सेल को भी अफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को भी अफेक्ट करता है.
ऑल्दो जितना भी लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट हैं जो भी वर्क कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से ड्रग्स बनाए जाए जो कि होस्ट सेल को या होस्ट बॉडी को अफेक्ट ना करें नेगेटिवली, जस्ट दे वुड बी एबल टू टारगेट ऑन द क्या वायरस, बट अभी तक ऐसा कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वायरस ही किल होगा, होस्ट बॉडी को बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स। और अभी हम एक एक करके कैटेगरी वाइज देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एंटी हर्पीस ड्रग्स का। ठीक है, ठीक है, तो एंटी हर्पीस ड्रग्स आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें अराउंड कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ड्रग्स हैं। आज हम ये 11 ड्रग्स देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज एंटी हर्पीस ड्रग्स और एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग्स जो है वो है एसाइक्लोविर। ठीक है, एसाइक्लोविर। तो मोस्टली अगर आप ना, मैं एक जनरली बता रही हूँ कि जो ये जितने भी एंटी हर्पीस ड्रग्स हैं या फिर वायरस ड्रग्स जो होते हैं ना, वायरल ड्रग्स जो होते हैं वो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से, मतलब घुमा फिरा के कोई भी तरीका होगा, बट जैसे किसी में होगा कि उसके गुएनोसाइट्स न्यूक्लियोसाइट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मगर वो बेसिक पार्ट क्या है, डीएनए का ही है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर आप एक जनरल वे में देखोगे ना, इजी वे में देखोगे, अगर तुम ये चीज भूल भी जाते हो कि एग्जैक्टली किसको अफेक्ट कर रहा था, बट ये ध्यान रखना कि बेसिकली जो एंटी हर्पीस वायरल ड्रग्स जितने भी हैं वो मेनली वायरस के डीएनए को टारगेट करते हैं। ठीक है, डीएनए के वायरस को टारगेट करें, वायरस के डीएनए को टारगेट करेंगे, उसके बाद ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी है वो डीएनए को टारगेट करना है, सारे ड्रग्स के। ठीक है, जितना भी हम एंटी हर्पीस वायरल ड्रग पढ़ेंगे, वायरस ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर में क्या होता है, इंटरफेयर्स विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए सिंथेसिस, एंड इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो बहुत इजी टर्म में लिख दिया है, राइट। तो अगर तुम लोग को ऐसे कंफ्यूजन भी हुआ ना, जैसे आगे हम जितना भी पढ़ते जाएंगे, वेलेसाइक्लोविर है, जैसे फेमिसाइक्लोविर है, नहीं फेमसाइक्लोविर है ना, ये सारा हम जो बाकी जितने भी पढ़ेंगे उसमें बेसिक जो हो रहा है ना, अगर इन केस तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो तुम ये जो एसाइक्लोविर में लिखा है ना वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मेन ये एसाइक्लोविर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्लीज ये याद रखना, बिकॉज इसमें बहुत सिंपल वे में लिखा है और एग्जैक्ट लिखा है कि मतलब एग्जैक्ट क्या कर रहा है वो सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। बाकी में क्या है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा डिटेलिंग में गए कि जो डीएनए है उसके कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे किसी में न्यूक्लियोसाइड को कर रहा है, किसमें गुएनोसाइड को कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके ना थोड़ा उसको ज्यादा डीपली बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वेल एंड गुड, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद करने की कोशिश करना कि ऐसे ही जैसे पर्टिकुलर ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आप अलोंग विथ उसके साथ साथ पढ़ो। बट अगर इन केस जैसे भूल गए या कंफ्यूजन हो गया है ना, ध्यान नहीं रहा कि क्या था एग्जैक्टली, तो ये याद रखना एसाइक्लोविर का जो मोड ऑफ एक्शन है वही मेन मोड ऑफ एक्शन सबका वही है। ठीक है, बाकी जो हमने बुक में जो एक्सप्लेन किया ना वो फर्दर डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है एसाइक्लोविर में, मोड ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, ये जो वायरस है उसके डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और क्या होता है उसकी वजह से, क्या होता है कि वायरल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। फाइन, जो वायरल है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, और हमेशा वायरस में जो होता है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है, डीएनए मिलता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। जो आपको वायरस होंगे उसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, उसमें होता ही है आरएनए का जो स्ट्रैंड्स होता है वो राइबोस आर जो वायरस का जो स्ट्रैंड होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बॉडी में एंटर करेगा, फिर डीएनए को कॉपी करता है। मतलब आरएनए मतलब क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो तो हमको पता है, बट उसका बेसिक स्ट्रैंड कितना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है।
आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये क्या करता है कि कॉपी करके उसके डीएनए का एक स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, उसको कॉपी करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को, जिसके भी होस्ट व्हाट एवर द होस्ट वुड बी, आगे आइदर ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, जो भी है, तो डीएनए का जो भी थोड़ा कॉम्पोजिशन होगा, चेंज होगा ना, स्लाइट डिफरेंस तो सब में होगा। तो जो आरएनए एंटर कर रहा है बॉडी में, वो क्या कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आरएनए जो कॉपी करता है ना, उस हिसाब से करता है। बट इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मेनली आप ये समझो कि डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। पहले जो आरएनए, जो वायरस घुसा है, वो वायरस में हमेशा आरएनए ही होगा, ये याद रखना। पर यहाँ पे डीएनए क्यों बोल दिया, ऐसे बोलोगे तो वो जैसे ही बॉडी में घुसता है तब तक वो इनएक्टिव मोड में रहता है, जब तक वो डीएनए को कॉपी करना स्टार्ट नहीं करेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। जिस ह्यूमन की बॉडी में घुसेगा उसके डीएनए को वो क्या करेगा, पहले कॉपी करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्टेड प्रोसेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसके बाद होस्ट में अटैक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि जो उसका सिंथेसिस है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है, ठीक है। तो इसका जो डोज है, रूट है और फ्रीक्वेंसी है, वो ये है। जैसे जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स है, अगर जेनाइटल रीजन में हर्पिक्स हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो माइल्ड होगा उसमें कितना देंगे, 5% ऑइंटमेंट, जिसमें 5% हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका एसाइक्लोविर का कॉन्सेंट्रेशन 5% होगा जिस भी ऑइंटमेंट में, उसको लोकल एप्लीकेशन के लिए देंगे, और यू कैन से ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देंगे 6 टाइम अ डे फॉर 10 डेज, ठीक है। 6 बार लगाना है 10 डेज के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर, अगर सीवियर है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को जो मैंने अभी समझाया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो मतलब इसमें बुक में ना ये नहीं लिखा है कि वायरस में आरएनए होता है, फिर वो डीएनए को कॉपी करता है हमारी बॉडी में, तब एक्टिव मोड में आता है। इसमें डायरेक्ट डीएनए 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 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस का जो वायरस में डीएनए होता है, वायरस में बेसिकली आरएनए ही होता है, हमेशा हर एक वायरस में आरएनए होता है। इसीलिए अभी तक किसी भी वायरस का ना एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं मिला है, ठीक है। वायरल मेडिसिन एग्जैक्ट किसी भी उसके लिए टफ होता है, ठीक है। कोई भी वायरल कंडीशन है ना, उसके लिए वायरल मेडिकेशन, एग्जैक्ट वायरल मेडिकेशन फाइंड आउट करना इज वेरी टफ, बिकॉज क्योंकि उसका आरएनए कॉम्पोजिशन क्या है हमको नहीं पता है। और जब पता चलता है, जब तक पता चलता है कि अच्छा इस बंदे, इस आदमी में या फिर इस पर्सन में वायरल इन्फेक्शन हो चुका है या वायरल अटैक हो चुका है, तब जब हम उसका सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, क्योंकि वो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर प्रोसेस से उसने, वायरस ने अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। जब होस्ट सेल में घुसेगा ना, तब उसका डीएनए होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो हम एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें डीएनए डीएनए हर जगह डीएनए लिखा है, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, बॉडी में एंटर कर चुका है, बॉडी के होस्ट सेल में, होस्ट के बॉडी में क्या है, सिम्टम्स आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आरएनए डीएनए में आइदर ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से, बट जो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड प्रोसेस से वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल बना दिया उसने, डीएनए फॉर्म कर दिया, ठीक है, सिंगल से डबल हो गया। तो इसलिए हमने हर जगह पे डीएनए डीएनए लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सेकेंड, नेक्स्ट इज, अगर सीवियर कंडीशन है तो क्या देंगे, 400 mg 3 टाइम्स अ डे टीडीएस फॉर 10 डेज के लिए देंगे, ठीक है। जैसे म्यूकेटिनियस हर्पिस सिम्प्लेक्स है,
ये क्या होता है? म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिम्प्लेक्स। ये एक ऐसा कंडीशन है, देखो इसमें सारे जितने भी कंडीशन है उसमें जो वायरल है वो तो यही है, ठीक है, हर्पिस वायरस ही है। बट ये जो वायरस है ना, ये कहाँ पे अफेक्ट करेगा? स्किन को अफेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसका टर्म है म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन डेवलप हुआ है, ये मतलब इसमें ना हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, नेल्स को भी अफेक्ट करता है किसी किसी, मगर जिसमें नेल्स को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं किरेटाइटिस, ठीक है, KERATITIS, केरेटाइटिस, ठीक है। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज नॉट नेल्स, दैट इज फॉर आई के इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। केरेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन फॉर आई, जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना आई में, उसको केरेटाइटिस बोलते हैं। बट जो ये म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा? स्किन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे नेल्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कौन सा रही तुम लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. आ रही है। मतलब आ रहा है ना समझ में जो भी मैं बता रही हूँ? जहां नहीं आएगा मुझे रोक देना, ठीक है, फिर से दोबारा बताने के लिए बोलना अगर समझ Okay, में ma'am. ना आए तो। सो अगर म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का अटैक है बॉडी में, तो कितना देंगे? 15 mg एसाइक्लोविर देंगे, मतलब नॉट 15 mg पर केजी बॉडी वेट में देंगे, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 15 mg देंगे। एंड किसके कौन से रूट में देंगे? आईवी और ओरली आप दोनों दे सकते हैं, और 7 डेज के लिए देना है, ठीक है। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स एनसेफेलाइटिस है, ठीक है, मतलब जैसे सीएनएस में अफेक्ट कर दिया, तो उसमें कितना दोगे? 10 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट, उसके अकॉर्डिंग देंगे। 8 आर्ली देंगे, ठीक है, हर 8 घंटे में देना है आईवी के थ्रू फॉर 10 डेज, 10 डेज के लिए देना है। मतलब जैसे आपने जो 10 to 20 mg जो मेडिसिन प्रिपेयर किया उसको 8 घंटे में देना है आपने, समझ रहे हो? एक बार जो आपने इंसर्ट कर दिया तो टाइम सेट करोगे, 8 आवर में जाना चाहिए वो, और आप क्या करोगे उसको 10 डेज में कंप्लीट, मतलब 10 दिन तक देना है आपको, ठीक है। और अगर केराटाइटिस का है केस, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, तो यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज, ठीक है, आईज में इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो कितना देंगे? तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में देते हैं 5 टाइम्स डेली, ठीक है, और 3 डेज के लिए देना है इसको। तो यूजेस क्या क्या हो गया? अब अच्छा, अब इसमें देखो हर्पिस जूस्टर भी है, ठीक है। अब हर्पिस जूस्टर क्या होता है? जैसे एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से हो गया, मतलब मोस्टली क्या होता है कि एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, राइट? तो नहीं, एंटीजेंस हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेते हैं, और अगेन एंटीजन फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में। फिर जब दोबारा अगर किसी हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी में वो सिम्टम डेवलप नहीं होता है। मोस्टली ऐसा होता है जनरल केस में कि लाइफ टाइम में चिकन पॉक्स एक बार होता है, बट किसी किसी में क्या होता है कि दोबारा भी हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक है ना, और दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही बार होता है लाइफ टाइम में, किसी किसी में 2 बार भी हो जाता है। तो इस जो रिकरेंट हो रहा है, रीअकरेंस ऑफ दिस चिकन पॉक्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसमें वो टर्म आता है जूस्टर हर्पिस का, हर्पिस जूस्टर का। तो इस केस में क्या करोगे आप? बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। 8 आवर्ली, 8 आवर आईवी फॉर 7 डेज, ठीक है। और अगर सीवियर केस है तो आप ऐसे दोगे, और अगर माइल्ड केस है तो 800 mg ओरली दोगे। अगर सीवियर केस है तो आप कैसे दोगे? आईवी के थ्रू हमने मेडिसिन प्रोवाइड करना है। अगर माइल्ड केस है तो 800 mg ओरली 5 टाइम्स डेली प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब अगर चिकन पॉक्स का केस है, मतलब फर्स्ट टाइम ही इन्फेक्शन हुआ है,
तो उसमें क्या करोगे, 15 mg पर kg बॉडी वेट, IV फॉर 7 days। मोस्ट ऑफ द केसेस में IV की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सीवियर केस हो गया, अगेन फर्दर अगर सीवियर केस है तो हम IV में जाते हैं, नहीं तो ओरल मेडिसिन ही दिया जाता है, ठीक है। 400 mg 4 times a day फॉर 7 days। और चिकन पॉक्स तो मोस्टली सभी को ही होता है, राइट, सभी को हुआ है, तो हमने मेडिसिन, अगर किसी का केस ज्यादा ही सीवियर हो गया है, स्टार्टिंग में ही मेडिसिन नहीं दिया, मोस्टली तो ये क्या होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाता है, फाइन, ऐसे मेडिसिन की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप अभी अभी तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, अभी के जो जनरेशन है वो मेडिसिन लेता है, बट अगर आप हमारे पेरेंट्स के या फिर थोड़ा टाइम पहले का भी देखोगे तो भी लोग मेडिसिन नहीं लेते थे, ठीक है। इवन मेरे एज के ही काफी सारे लोग जिनको, जैसे मुझे जो जब चिकन पॉक्स हुआ था तो काफी लेट में हुआ है, मैं जब BSc 4th ईयर में थी तब जाकर के मुझे चिकन पॉक्स हुआ, उससे पहले मुझे कभी हुआ नहीं था। तो मोस्टली मेरे साथ में जितने भी थे, ये ज्यादातर क्या होता है टीनेज से पहले हो जाता है, मोस्ट केसेस में, नॉट फॉर एवरीवन। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह या जो भी थे, उन लोगों को मोस्टली मेडिसिन, बिना मेडिसिन के एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक थोड़ा सेपरेट रखते हैं, नीम वगैरह ये सब रख करके, और घर का ही जो भी चीजें होती हैं वो करा के अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड क्या होता है कि अपने आप ठीक भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। बट अभी क्या होता है ना, और पहले क्या होता था, इस वजह से डेथ रेट भी था बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स। कुछ केसेस क्या होता है, मोस्टली लोग तो रिकवर कर जाते हैं, बट कुछ कुछ क्या होता है कि रिकवर नहीं कर पाते, तो केस बिगड़ जाता है, सीवियर कंडीशन में चला जाता है, फाइन। उसके बाद क्या है कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है, बट ऐसा केस बहुत कम होता था। बट आजकल क्या करते हैं कि अभी पहले के जैसा इम्यूनिटी भी नहीं रहा लोगों के अंदर में, राइट। और अभी इतना के रिस्क ही नहीं लेते हैं डॉक्टर्स, या फिर घर वाले भी इतना रिस्क नहीं लेते हैं, पेरेंट्स। वो पहले ही स्टार्टिंग में ही मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही पता चल गया कि हाँ ठीक है, पैचेस दिखने लग गए बॉडी में, फीवर आ रहा है, तो समझ जाते हैं लोग वेरी इजीली। और उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अलॉन्ग विथ होम रेमेडीज, घर के जो भी, घर का जो भी होता है उसके साथ साथ में मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं। मेडिसिन स्टार्ट करने का ये फायदा है कि ज्यादा सिम्टम्स, मतलब पेनफुल नहीं होता है, जो भी वो ब्लिस्टर या फिर पैचेस टाइप का फॉर्म होता है बॉडी में, वो पेनफुल नहीं होता है, ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है कि मेडिसिन में पेन किलर्स वगैरह भी होते हैं, तो पेशेंट थोड़ा रिलीफ में रहता है, ठीक है। तो यूजेस किस किस में हो गया, जेनाइटल हर्पिस सिंप्लेक्स, फाइन, मतलब जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ये जेनाइटल रीजन में होगा। म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिंप्लेक्स, और ये जो हर्पिस जो वायरस है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर मोस्टली क्या होता है, ये STD डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिंप्लेक्स है, जो कि स्किन में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में हुआ है। नेक्स्ट इज हर्पिस सिंप्लेक्स एंसेफेलाइटिस, जो ब्रेन तक पहुंच गया, CNS में पहुंच गया, ठीक है। हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस आईज में है। हर्पिस जूस्टर और चिकन पॉक्स, तो इन सारे में एसाइक्लोविर यूज होता है, ठीक है। इसका एडवर्स रिएक्शन आप क्या क्या देखोगे, इसमें क्या क्या आएगा, मेलेस मीन्स द पेशेंट विल कंटिन्यूअसली फील फटीग, हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेमेचूरिया, ब्लड में यूरिन आएगा। एक्यूट रीनल फेलियर इन सम केसेस, कुछ टाइम के लिए थोड़ा, मतलब रीनल फेलियर भी देख सकते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर देख सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब जो ब्लड वेसल्स उसमें ब्लड क्लॉट टाइप का होगा, और ऊपर से आपको ब्लूइश या रेडिश कलर में दिखने लग जाएगा, ठीक है, रीजन में। स्पेशली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उस जगह पे होता है जहां पे से इंजेक्शन गया है या भी IV के थ्रू गया है, ठीक है। और फ्लेबाइटिस भी उसी रीजन में होगा, ठीक है। ये दोनों, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और फ्लेबाइटिस लिखा हुआ है ना, ये दोनों उसी साइटल सिम्टम्स होते हैं, कि जिस साइट में इंजेक्शन दिया हुआ है उसी साइट में होगा, ठीक है। स्किन रैशेस, इचिंग, अर्टिकेरिया, ओके, एंड देन फ्लेबाइटिस। तो ये सारे आपको एडवर्स रिएक्शन मिलेंगे एसाइक्लोविर में। देन इज next medicine is valcyclovir, okay, valcyclovir second one is, so ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या डोजेज हैं, सेम है एसाइक्लोविर के, ठीक है।
जैसे ही बॉडी में एंटर होता है तो ये सेम वर्क करता है एज एसाइक्लोविर ओनली, सेम। ये भी क्या करेगा, उसके डीएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, डीएनए सिंथेसिस में इंटरफेयर करेगा वायरस के, और उसके बाद क्या करता है, उसका वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। तो हियर इट इज रिटन रैपिडली कन्वर्ट्स टू एसाइक्लोविर, ठीक है। जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा बहुत जल्दी से इसका जो पूरा एक्शन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एसाइक्लोविर जैसा हो जाता है, which in turn becomes incorporated into viral DNA, thereby terminating growth of the DNA chain, inhibits viral DNA polymerase, causing inhibition of viral replication. Same कि डीएनए का सिंथेसिस को रोक देता है और उसकी वजह से क्या है, डीएनए चेन में उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। देन क्या होगा, वायरल का रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और इसका भी जो भी डोजेस है सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है। जो आपका एसाइक्लोविर का है वही आप सेम टू सेम लिखोगे। फाइन। नेक्स्ट जो यूजेस है वो किसमें है, जेनाइटल हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, देन ओरोलेबियल हर्पिस एंड हर्पिस जूस्टर। ओके, तो जो ये ओरोलेबियल हर्पिस है ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन अराउंड द बॉर्डर ऑफ लिप्स। इसमें जो इन्फ्लामेशन होगा वो लिप्स के चारों तरफ हो जाता है, जहाँ लिप्स कंप्लीट होता है ना, खत्म होता है, जो बॉर्डर एरिया है वहां पे होगा, लिप्स के ऊपर नहीं होगा, बॉर्डर ऑफ लिप्स में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ओरोलेबियल हर्पिस, ठीक है। देन जूस्टर, हर्पिस जूस्टर में भी ये हम दे सकते हैं वेलसाइक्लोविर को। अब इसके जो एडवर्स रिएक्शन है वो है हेडेक है, नोजिया है, ठीक है, डिजीनेस होगा पेशेंट को, डिप्रेस्ड फील करेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया, मतलब एट द टाइम ऑफ पीरियड्स पेट में स्टमक क्रैम्प्स बहुत ज्यादा कंप्लेन होगा करेंगे, ठीक है। अर्थल्जिया, अर्थल्जिया का भी कंप्लेन होगा, मींस जो हमारे जॉइंट्स ना उसमें पेन। फाइन, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज, मैं आपके बुक से पढ़ा रही हूँ, बुक सामने रख करके देखना, ठीक है, पढ़ते रहना। और तुम्हारे यस मैम। बुक में बहुत अच्छा नोट दिया है जो ये एंटीवायरल का है, तो तुमको सेम यही, सेम मतलब यही लिख सकते हो, बस इसमें मोड ऑफ एक्शन में ध्यान देना कि अगर तुम भूल जाते हो या कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे ना, जैसे अभी हम फेमसाइक्लोविर पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई अगर ऐसे भूल गया तो आप सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया कि एसाइक्लोविर या वेलसाइक्लोविर का सेम मोड ऑफ एक्शन और या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। और तुमको इसका नोट्स मेरे मैं सोच रही थी कि क्या पता है ज्यादा डिटेल में होगा, बट इसमें एकदम एग्जैक्ट है, तो ये चलेगा ना, यही वाला चलेगा कि मैं अपनी तरफ से दूं तुमको नोट्स, क्योंकि अगर मैं भी बनाऊंगी तो इसी से बनाऊंगी नोट्स। मैम इसी से कर लेंगे, हो हाँ, क्योंकि जाएगा। बुक में अच्छा है, इस बुक में ना बहुत अच्छा नोट्स दिया हुआ है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज फेमसाइक्लोविर। इसमें क्या होता है, फेमसाइक्लोविर में क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, a guanosine nucleoside that is converted to penciclovir, which enters viral cell and inhibits DNA polymerase and viral DNA synthesis। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या है ना, जैसे बॉडी में एंटर करेगा तो जैसे हमने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, आई मीन एंटर करेगा मतलब हमने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया जो कि वेमसाइक्लोविर है। तो ये क्या करता है कि ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देता है पेनसाइक्लोविर में। तो अब ये ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है। अब ये ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड, बेसिकली ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड एक क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है। प्यूरिन हमने पढ़ा या फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आपने ये एडेनिसिन, यूनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब पढ़ा है, जैसे प्यूरिन, पिरामिडिन पढ़ा है ना, पढ़ा था, याद है? यस मैम। प्यूरिन था ना, पिरामिडिन था, जिसमें कि दो दो कार्बन और एक नाइट्रोजन का रिंग होता है, उसका बेस होता है,
और उसमें जो अटैच्ड होता है वो एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। यस मैम। याद आ रहा है कुछ? मतलब देखो एग्जैक्ट, इसीलिए मैं बोल रही थी ना, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज हुए हैं, इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है? इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान देना कि किसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है और किसमें थोड़ा सा थोड़ा सा चीजों को ऐड किया है, कि टर्म्स एडेड है। बट बेसिकली अगर आप इजी टर्म में समझने की समझो तो इसमें भी सेम हो रहा है कि जो मेडिसिन है वो क्या करता है, वायरल सेल में जो ग्यूनोसाइड है उसको पेनसाइक्लोविर में कन्वर्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जो पॉलीमरेज करता है ना, वो इनहिबिट हो जाता है, वो रुक जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, फिर फर्दर अगर डीएनए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, तो वायरल का सिंथेसिस फर्दर नहीं होगा, आगे उसका सिंथेसिस नहीं होगा। तो जितना वायरल इन्फेक्शन हुआ उतने में ही रुक जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ में हम फेमसाइक्लोविर के साथ अलग जो मेडिसिन देंगे वो उसका ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देगा। तो बेसिकली ये भी सेम चीज कर रहा है, ठीक है? बट इसमें यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड बेसिकली इज ए प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, और प्यूरिन जो होता है वो है दो प्यूरिन या पिरामिडिन जो भी है, वो होता है 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का रिंग होता है, जो एज अ बेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जिसका केमिकल कंपोजिशन में आप देखोगे तो वो बेस स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ एडहर करता है, मतलब अटैच्ड होता है, या फिर एडेनिन होगा। अब प्यूरिन है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है, तो उसमें एडेनिन और ग्यूनिन अटैच होता है। अगर पिरामिडिन है तो उसमें साइटोसिन और थाइमिन अटैच होता है। और ये किसका स्ट्रक्चर बनाता है? ये भी डीएनए का ही स्ट्रक्चर में मिलता है आपको, राइट? तो यही चीज है। तो अगर सिंपल टर्म्स में आप समझोगे तो वायरल के जो उसका कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, डीएनए का जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसको इनहिबिट करता है ये, और उसकी वजह से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, और फर्दर जो वायरल है उसका डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो और ज्यादा वायरल का ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, राइट? यहाँ समझ में आया ये? यस मैम। फेमसाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया? यस मैम, आ गया। ओके। तो इसमें आप डोज और रूट फ्रीक्वेंसी, तो डोज जेनाइटल हर्पिस में फेमसाइक्लोविर का क्या डोज होगा? 250 mg TDS 3 टाइम्स अ डे देंगे, और वो कितने टाइम के लिए देंगे? 5 डेज के लिए, ठीक है? 5 डेज के लिए देंगे, तो 250 mg 3 टाइम्स अ डे देना है, देन दैट विल गो फॉर 5 डेज, ठीक है? अगर केस है रिकरेंट, फिर से हुआ है, मतलब एक बार हो चुका है फिर दोबारा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि अब जो और मोस्ट बाकी आपने डिजीज कंडीशन में क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है। बाकी डिजीज कंडीशन में क्या देखते हैं, अगर बैक्टीरिया का भी अगर रिकरेंट वाला होता है तो उसमें क्या होता है, डोज बढ़ जाता है और टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, राइट? इसमें डोज घट जा रहा है मगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, ठीक है? तो डोज कितना देंगे? 250 mg देंगे। इसमें सिर्फ फर्स्ट वाले में, अगर फर्स्ट टाइम फर्स्ट एपिसोड में था तो 5 डेज के लिए दे रहे थे, अब मगर सेकेंड टाइम हो गया तो 250 mg दे रहे हैं 2 टाइम्स अ डे, ओके? और अप टू 1 ईयर, पूरा 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर हर्पीज जूस्टर एंड ओरोलेबियल हर्पीज है तो 500 mg 3 टाइम्स अ डे, और कितने दिन तक देंगे? 1 वीक टू 10 डेज के लिए देते हैं, ओके? यूजेस में किस किस में यूज होगा? सेम, सभी का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम है। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज जूस्टर एंड ओरोलेबियल हर्पीज। एडवर्स रिएक्शन में आप क्या देखोगे? Patient could complain headache, nausea, loose motion, itching, rashes, and mental confusion. Sometimes the patient will बताएगा कि, मतलब आप वो पेशेंट नहीं बता पाएगा, बट अगर आप खुद नोटिस करोगे या उसके फैमिली मेंबर्स बताएंगे। और ये मोस्टली जो ये मेंटल कंफ्यूजन वाला आता है ना, ये आता है ये जो हम रिकरेंट वाले में जो 1 ईयर के लिए जाता है, जो भी जो 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रीटमेंट में चला जाता है ना, उसमें मेंटल कंफ्यूजन वाला केस आपको देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें बहुत कम केस में, रेयर टू रेयर केस में आपको मेंटल कंफ्यूजन मिलेगा।
बट मोस्टली नहीं मिलता है। बट अगर लॉन्ग टर्म वाले में चला गया, ठीक है, रिकरेंट वाले में चला गया, तब मेंटल कंफ्यूजन मिलेगा। तो उसके फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं कि कभी कभी चीजें याद नहीं रहती है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें इस तरह का मेंटल कंफ्यूजन देखा जा सकता है। तो ये हो गया फेमसाइक्लोविर, ठीक है। नेक्स्ट इज गेन गेंसिसाइक्लोविर, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ deoxyguanosine ट्राइफॉस्फेट टू डीएनए। अगेन ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड ही है, ठीक है। ये डीऑक्सीग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एक न्यूक्लियोसाइड है जो कि डीएनए के मतलब मल्टीप्लिकेशन में, पॉलीमरेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको बाइंड करने से रोकता है ये गेंसाइक्लोविर, ठीक है, गेंसिसाइक्लोविर। तो क्या होगा, जैसे ही हमने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, अब जो डीऑक्सीग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो डीएनए से अटैच नहीं होगा, ओके। और अगर अटैच नहीं हुआ तो फर्दर ये भी वन ऑफ द कंपोनेंट है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब अगर ये अटैच नहीं हुआ तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, फाइन। उसकी वजह से क्या है कि डीएनए का सिंथेसिस बंद हो जाएगा, और अगर डीएनए का सिंथेसिस बंद हो गया तो किसका होगा, वायरल का सिंथेसिस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इसमें देखा था, फेमसाइक्लोविर में देखा था, ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड था, राइट। तो ये भी एक तरह से एक कंपोनेंट है जो कि डीएनए के साथ मिलकर के जब डीएनए के कांटेक्ट में आएगा या फिर डीएनए को बेसिकली मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं टुगेदर तो डीएनए फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करता है। तो इसमें क्या है, ग्यूनोसिन न्यूक्लियोसाइड में क्या था, वो पहले कन्वर्ट होता है पेनसाइक्लोविर में, उसके बाद वायरस में एंटर करता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये अटैच ही नहीं होने दे रहा है। गेनसाइक्लोविर क्या कर रहा है, डीऑक्सीग्लूनोसिन ट्राइफॉस्फेट को डीएनए के साथ अटैच होने नहीं देगा। तो अगर ये डीऑक्सीग्लूनोसिन डीएनए के साथ अटैच नहीं हुआ, देन डीएनए मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा। वायरल का जो डीएनए है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं गया तो वायरल का ग्रोथ भी, फर्दर ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इसका प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस पीरियड में भी हम देते हैं इसको, किस में देते हैं, CMV, ओके। CMV इन्फेक्शन में, CMV इन्फेक्शन इज साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, ठीक है, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। So now the prophylaxis and treatment of CMV infection in immunocompromised patient में क्या क्या होता है। अगर कोई पेशेंट immunocompromised है, लाइक हो सकता है किसी को एड्स है ना, मोस्टली HIV के पेशेंट या एड्स के पेशेंट immunocompromised होते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट immunocompromised होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कितना देंगे पेशेंट को, जो जो पेशेंट, या तो फिर आप लगा लो जैसे साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है तो उसका भी इम्यून सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ठीक है। और भी कोई भी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में प्रोफाइलैक्सिस पीरियड में कितना देंगे, 5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 to 3 वीक्स के लिए देंगे, ठीक है। और इसी को कैसे करते हैं, 5 mg पर kg वंस डेली 3 वीक्स के लिए देंगे। मगर फर्स्ट क्या करते हैं कि 5 mg पर kg 2 टाइम्स देंगे, BD में देंगे, कितने से कितने वीक के लिए, 1 से 3 वीक्स के लिए। किसी को 1 वीक के लिए भी दे सकते हैं और किसी को 3 वीक्स के लिए भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्यून कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है इम्यून की, कितना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कितना उसका इम्यूनिटी कम है, उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर ज्यादा ही कम है तो 3 वीक्स तक के लिए देंगे। अगर ठीक ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट में कंडीशन है, डिजीज है, बट उसका इम्यून सिस्टम फिर भी ठीक है, तो 1 वीक तक के लिए दे सकते हैं। तो 1 to 3 वीक्स के लिए देंगे। उसको फिर कैसे फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद 1 to 3 वीक का, 1 से 3 वीक का दे दिया, फिर वो बंद हुआ तो उसके साथ साथ में क्या करेंगे, 5 mg पर kg वंस डेली, ठीक है, ऐसे देते हैं।
अब इसको किस किस में देंगे, गेंसिसाइक्लोविर को किस किस में देते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स में देंगे, हर्पीस जूस्टर में देंगे, एप्स्टीन बार वायरस जिसको कि EBV भी बोलते हैं, ये एप्स्टीन बार वायरस क्या है, ये भी ह्यूमन हर्पीस वायरस है, ठीक है, सेम ये भी ह्यूमन हर्पीस वायरस ही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एप्स्टीन बार वायरस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पीस वायरस 4, ह्यूमन हर्पीस वायरस 4, ठीक है। और ये भी हर्पीस वायरस फैमिली का ही एक वायरस होता है जो कि जिसका नंबरिंग 4 होता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब अगर किसी में हर्पीस का सिम्टम्स दिख रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कौन से वायरस से अफेक्ट कर रहा होता है, ये 4 नंबर का, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस EBV, इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली अकरिंग है वायरस कंडीशन इन केस ऑफ हर्पीस, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होगा, बॉडी फ्लूइड के थ्रू और प्राइमरीली थ्रू सलाइवा, सलाइवा के थ्रू, मेनली सलाइवा के थ्रू होता है और बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये EBV का था। और अगर साइटोमेगालो वायरस है उसमें भी यूज होगा, EBV में भी यूज होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जूस्टर सब में यूज होगा। इसका जो साइड इफेक्ट है वो है डिप्रेशन देखा जाता है पेशेंट में, ठीक है, रैशेस मिल सकते हैं पेशेंट के बॉडी में, फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि हमारे ये जो मोस्ट ऑफ द ये मेडिसिन जो है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो हमारे जो न्यूरल हमारे CNS तक पहुंच के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस देख सकते हैं आप, मगर वो साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस क्या होगा, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होगा। लाइक कोई भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि कंफ्यूज्ड है, ठीक है, जैसे फर्स्ट तो देख ही लिया कि डिप्रेस्ड है, राइट, फिर उसका फ्लाइट ऑफ थॉट्स हो सकता है, अभी कुछ सोच रहा है, अभी कुछ सोच रहा है, मतलब एक एक कांस्टेंट थॉट प्रोसेस नहीं रहता है, ये कुछ भी देख सकता है मतलब बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को, आ रहा है समझ में? यस मैम। देन इज वेलगेंसी साइक्लोविर। तो ये वेलगेंसी साइक्लोविर भी जैसे ही बॉडी में जाता है ना, वो गेंसी साइक्लोविर की तरह ही वर्क करता है। तो हमने जो गेंसी साइक्लोविर पढ़ा सेम सारा कुछ इसका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डोजेस या फिर यूजेस या फिर एडवर्स रिएक्शन सेम लिखोगे, अगर वेलगेंसी साइक्लोविर आ गया तो गेंसी साइक्लोविर का ही लिखोगे, फाइन। ये भी क्या करता ओके है, मैम। इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ साइटोमेगालोवायरस। अब ये साइटोमेगालोवायरस अगेन जो साइटोमेगालोवायरस का DNA है उसके रेप्लिकेशन में उसको भी इनहिबिट करता है, जैसे यहाँ पे ये इनहिबिट कर रहा था DNA सिंथेसिस में, ये साइटोमेगालोवायरस के DNA सिंथेसिस में भी उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, रेप्लिकेशन में इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट इज साइडोफोबिर, साइडोफोबिर। Now this is a nucleotide analog that depresses, wait, that suppresses CMV replication by selective inhibition of viral DNA synthesis, ठीक है। ये भी सेम चीज कर रहा है, ज्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, ये भी सेम वही कर रहा है कि जो वायरस है उसके DNA सिंथेसिस को रेप्लिकेट करने से रोक रहा है, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस जो है हमारा उसका रेप्लिकेशन, उसको रेप्लिकेट करने से रोक रहा है, और कैसे रोक रहा है, उसके DNA सिंथेसिस, वायरस का जो DNA सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करके,
ठीक है। डोज में हम कितना देंगे, 5 mg देंगे पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, 5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, IV वीकली। ठीक है। देन 15 डेज के बाद देंगे। ये मैं एक बार तुमको फिर से बताऊंगी बाद में, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा कि कितने टाइम तक के लिए देना है, वीकली देना। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो 5 mg आप क्या करोगे, 1 वीक के लिए 5 mg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। 1 kg बॉडी वेट में मतलब वो तो तुमको पता है ना, 5 mg करके देना है। तो 5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 वीकली दोगे। देन उसके बाद में क्या करोगे, आफ्टर 15 डेज फिर से एक बार दोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका यूजेस क्या है, साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस। अगर जो हमारा रेटिना है, आईज में जो रेटिना होता है ना हमारा, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे कलर्स के लिए, है ना। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन है तो ये देते हैं। ठीक है। और अगर मतलब मोस्टली ये जो CMV रेटिनाइटिस आप किस में, कौन से केस में देखोगे, एड्स के पेशेंट के केस में देखते हो। अगेन सेम चीज होता है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम लो होता है, तो किसी भी वायरस के या फिर किसी भी उसके अगेंस्ट फाइट करने का पावर नहीं है ना। अगर इम्यून सिस्टम लो है हमारा, तो हम फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो कोई भी डिजीज कंडीशन जल्दी से लगेगा, राइट। तो वो क्या कॉज कर सकता है, इन इन एड्स वाले जैसे कंडीशन वाले पेशेंट में साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है। तो उसमें यूज होता है साइडोवोफिर, साइडोफोविर, हाँ। जो एडवर्स रिएक्शन है इसका, वो क्या क्या है, किडनी डैमेज कर देता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का मतलब है कि नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, जैसे फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फटीग हो रहा है। ठीक है। कोई मतलब आपको कोई एक चीज नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो फिर किसी में फीवर आ जाएगा, किसी में वेट लॉस होने लग जाएगा, किसी में, ठीक है। ऑलवेज द पर्सन विल कंप्लेन ऑफ फटीग, कि मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मेडिसिन चल रहा है तब तक हाइपर सेंसिटिव है। जैसे कोई पेशेंट है कि वो पीनट ही नहीं खा पाते हैं, right? कुछ पीनट का ही आप ज्यादातर केस देखोगे, पीनट नहीं खा पाते हैं, या फिर हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। तो इस तरह का आप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखोगे। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, आपका WBC, पेशेंट का जो WBC काउंट है वो एबनॉर्मली लो हो जाएगा। अब लो हो गया है, इसका मतलब WBC तो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ही है, राइट। डिफेंस सिस्टम बोलते हैं WBC को। तो ऑब्वियस है कि पेशेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस इम्यूनिटी होगा, राइट। तो न्यूट्रोपीनिया में एबनॉर्मली लो WBC काउंट। ठीक है। एंड यूवाइटिस, यूवाइटिस क्या होता है, जो हमारे आईज में एक लेयर होता है, मिडल लेयर होता है। अगर तुम लोग को याद हो तो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से एनाटॉमी का बुक देखना। यूविया, UVEA होता है ना, जो एक मिडिल लेयर होता है आईज में, तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो दैट इज टर्म्ड एज यूवाइटिस। लास्ट ड्रग इज फॉस्कार्नेट। ये बेसिकली क्या है, इनहिबिट्स ऑल नोन herpes वायरस इन विट्रो बाय ब्लॉकिंग द pyrophosphate binding site on DNA polymerase and reverse transcriptase। ठीक है। देखो इसी में एक जगह यहाँ पे मेंशन किया है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू जो भी ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो DNA का ये फॉस्फेट बाइंडिंग को रोक देता है DNA के साथ में। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसकी वजह से क्या होता है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं हो पाता है, तो मतलब फर्दर जो आरएनए है बॉडी में हमारे, वो डीएनए को कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो डीएनए नहीं बना पाता। अब डीएनए बना ही नहीं तो वो कैसे अटैक करेगा, वो तो वैसे ही रह जाएगा ना बॉडी में। फाइन, और उसका बाद में कुछ टाइम बाद बॉडी से आउट हो जाएगा, राइट। डोज, रूट और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे हमने साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस देखा इन एड्स पेशेंट में, तो उनको क्या देंगे, 60 mg पर केजी बॉडी वेट देंगे, आईवी 8 आवर्ली, ओके, आईवी के थ्रू देंगे 8 आवर्ली। और क्या करेंगे हम, 2 to 3 वीक्स में देंगे, 2 to 3 वीक्स के लिए देंगे, फॉर 2 to 3 वीक्स कंटिन्यूस देना है, ठीक है, और एवरी 8 आवर्ली प्रोवाइड करना है। नाउ अगर साइक्लोविर रेसिस्टेंस हर्पीज है, मतलब साइक्लोविर का इफेक्ट नहीं हो रहा है, साइक्लोविर रेजिस्टेंट फर्स्ट टाइम दे चुके हैं, अभी बॉडी डिटेक्ट कर चुका है, इस फर्स्ट टाइम हुआ था तो दिया है ए साइक्लोविर, उसके बाद क्या हुआ, किसी किसी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, राइट, कि साइक्लोविर के अगेंस्ट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में, क्या करेंगे, 40 mg के पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, आईवी फॉर 1 आवर देंगे, और 8 to 12 आवर्स फॉर 2 to 3 वीक्स, ठीक है। मतलब 40 mg देना है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर 1 kg मतलब अगर 10 kg है तो 10 into 40 mg, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400 mg अगर 40 kg का पर्सन है तो, फाइन। और उसको कितना देंगे, 1 आवर में कंप्लीट करना है उसका डोज को, जो भी जितना भी मेडिसिन बना है वो आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है, और एवरी 8 to 12 आवर्स में आपने देना है, या तो फिर आप 8 आवर्स के गैप में दोगे या फिर आप 12 आवर्स के गैप में दोगे, और वो कितने टाइम तक कंटिन्यू करना है, 2 to 3 वीक्स के लिए कंटिन्यू करना है, ठीक है। यूजेस किस किस में है, सेम वही, CMV रेटिनाइटिस इन एड्स पेशेंट, एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, अगर एसाइक्लोविर रेसिस्टेंट है तो देंगे। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, किसी भी तरह का सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर आ सकता है। देन इज हेडेक, सीजर्स, पेशेंट में सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ना जो ये आपका जैसे हमने ये पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हाँ ये पढ़ा था हमने, गेंस साइक्लोविर, ये और ये जो मेडिसिन है जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, वो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन के लेयर तक पहुंच जाता है, ये इतना फाइन माइन्यूट और माइन्यूट वो है, मतलब इतना फाइन मेडिसिन है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये सब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कैन कॉज सीजर, सीजर कॉज करेगा पेशेंट में, फटीग, हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हाइपरटेंशन है, डेफिनेटली द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन फॉर सम टाइम पीरियड, ठीक है, लगातार भी बोल सकता है कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, या फिर कभी कभी कुछ काम करता है फॉर अ टाइम बीइंग, इफ द पर्सन इज वॉकिंग और एक्सरसाइज कर रहा है तो भी वो पाल्पिटेशन का कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकता है, फाइन, एंड एबनॉर्मल रीनल एंड हिपैटिक फंक्शन, तो रीनल फंक्शन भी ऑल्टर हो सकता है और हिपैटिक फंक्शन भी ऑल्टर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से तुम लोग एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, फाइन। यस मैम। मैम इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबका मतलब अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट इसमें मेनली डीएनए अफेक्ट हो रहा है हर किसी में, तो मैम हाँ हाँ, डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि डीएनए अफेक्ट हो रहा है इसमें, मतलब वायरस का डीएनए अफेक्ट होगा, उसका सिंथेसिस देखो स्टॉप हो जाएगा। मतलब तुम देखो समझने के लिए तो मेनली सब में ना वायरस का डीएनए ही अफेक्ट हो रहा है, और बेसिकली क्या हो रहा है, वो सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, जो अफेक्ट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, क्योंकि जितने भी वायरल ड्रग्स होते हैं ना वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है, वो मतलब किल किल नहीं करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ को।
तो डीएनए का सिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है, उसको रेप्लिकेट करने से रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वायरस भी सिंथेसिस नहीं करेगा या रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट हर एक में अपना एक स्पेसिफिक दिया हुआ है। मैंने ट्राई टू मेमोराइज इट कि स्पेसिफिकली क्या है, स्पेसिफिक वाइज क्या है। बट अगर इन केस अगर तुमने पढ़ा, याद किया, और कभी कभार क्या होता है, इतने सारे हमने मेडिसिन पढ़े हुए हैं तो कंफ्यूज हो गया, तो उस समय ये नहीं है कि छोड़ के आ जाओ। तब के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर तुमको कुछ याद नहीं रहा तो तुम ये भी लिखोगे तो वो गलत नहीं है। जैसे अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, ठीक है, अगर सपोज करो 5 नंबर का पूछा है तो तुमको एटलीस्ट 2 नंबर तो वो दे देगा कि चलो इसने इसको पता है, क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म तो पता है ना, बेसिकली क्या हो रहा है वो तो पता है आपको। बट अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप थोड़ा सा मतलब डिटेलिंग में जाना पड़ेगा तुमको। तो पहले तो कोशिश करो कि याद कर सको। वैसे तो 5 नंबर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आता है, वो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही थी। पहले तो कोशिश करो कि तुम पूरी तरह से याद कर सको। अगर इन केस अगर भूल जाते हो, है ना, याद कर लिया फिर भूल गए कभी, तब अगर आपको कुछ याद नहीं है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ पे क्या था, किसमें क्या था, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, तो उस समय अगर आप सिर्फ ये भी लिख दो ना कि जो मैंने एसाइक्लोविर का बताया कि डीएनए के सिंथेसिस को या फिर डीएनए के रेप्लिकेशन को वो रोकता है, जिसकी वजह से क्या है, वायरस भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये मेनली, मगर सारे जो ड्रग्स है वो कर यही रहे हैं, बट वो अलग अलग ग्रेन्यूल्स को पकड़ रहे हैं। जैसे जो मैंने एक ये बताया था फेमसीसाइक्लोविर, वो ग्यूनोसाइन न्यूक्लियोसाइड को पकड़ रहा है ना। और ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ अलग अलग थे जो भी थे। तो या तो फिर ऐसा करो कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करो। जैसे ये फेमसीसाइक्लोविर है, और हमने अभी क्या पढ़ा था, साइडोफेविर पढ़ा था हमने, है ना। तो जो थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, पर याद करने की कोशिश करना। अगर इन केस फिर भी उस समय लिखते वक्त तुम लोग भूल गए, तब ये लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एट द एंड तुमको बेसिक पता है क्या रहेगा ये एंटीवायरल करते क्या है। ये नहीं कि अभी मैम ने बोला तो ये लिख दोगे, नहीं हो पाता है, अच्छी बात अलग है, ठीक है। यस मैम। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अभी कम आ रही है? यस। क्लास में तो पूरी आ रही थी ना, मतलब। यस मैम, अब आ गई से। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी क्लास का टाइम पूरा हो गया, 3:15 हो गया आज। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी मैं तुम लोग को ये भेज दूंगी, एंटी एमोइबिक ड्रग्स भी भेज दूंगी, ठीक ओके है। मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके।